जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। होमवर्क सीरीज में प्रत्येक दिन 75 सवाल जो कि वन लाइनर फॉर्म में होता है उसे दिया जाता है डे बाय डे। इससे पहले डे 1, 2, 3, 4 का चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग डे 5 का करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग डे 5 का रिवीजन करते हैं। आज का पहला सवाल है नवंबर 2024 COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बाकू में किया गया है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। याद रखेंगे COP 29 बाकू में, COP 29 बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बाकू में किया गया है। वहीं COP 28 का आयोजन देख लेंगे तो UAE में, COP 28 का आयोजन UAE में किया गया है। COP 30 का आयोजन COP 30 का ब्राज़ील में, COP 30 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। अगला सवाल है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो यह एशिया महादेश हो जाएगा। एशिया महादेश में सर्वाधिक प्लास्टिक दर्ज किया गया है। प्लास्टिक का उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है एशिया महादेश में। आगे है वर्ष 2024 तक, यहाँ गलत है, यह वर्ष 2040 हो जाएगा। इसको 40 बना लेंगे, 40 इसको बना लेंगे 40। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? तो यह 700 मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है। अब आगे देखते हैं सतत विकास का लक्ष्य SDG। सतत विकास का लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास का लक्ष्य नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है SDG सतत विकास में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो यह 17 लक्ष्य है। टोटल 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? तो यह केरल हो जाएगा, केरल। SDG में टोटल 17 लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में सतत विकास प्राप्ति में शीर्ष राज्य में केरल है। आगे देखेंगे सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अमानत का संबंध RPF से है। कल के भी सेशन में हमने यह चर्चा किया था। ऑपरेशन अमानत यह दोस्त के लिए है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? तो यह यूक्रेन के लिए चलाया गया था। रूस और यूक्रेन के वॉर के चलते वहाँ फंसे भारतीय स्टूडेंट को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में, याद रखेंगे। अब आगे है 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह 68, यह हो जाएगा भारत हो जाएगा। यहाँ 60वीं नहीं 68वीं हो जाएगा, 68वीं। यह 60वीं गलत है। 68वीं बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। अब अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस है। एंटोनियो गुटारेस याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस है। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच हुआ है। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। आगे देखते हैं जीमैक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? जीमैक्स सैन्य अभ्यास यह भारत जापान के साथ जीमैक्स भारत जापान। जीमैक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह प्रशांत महासागर में किया गया है। भारत जापान के बीच होने वाला अभ्यास है। यह नेवी का अभ्यास है जीमैक्स। यह भारत और जापान के बीच में प्रशांत महासागर में आयोजन किया गया। अब अगला 7 नंबर का देखते हैं। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? रियाद शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में किया गया है। रियाद शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में किया गया है। अब अगला देखते हैं शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दुबई में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में 21 देश शामिल है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में 21 देश शामिल है। अगला देख लेते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है?
इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने वाला वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? तो यह बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो यह जेरूसलम में है, जेरूसलम इजराइल में है। अल अक्सा मंदिर मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद इजराइल में है, जेरूसलम के इजराइल में है। अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यह नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अब आगे देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना 1967 में और मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब आगे देखते हैं, आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 11 है। पहले 10 देश शामिल थे और वर्तमान में 11वां देश तिमोर लिस्ट को भी शामिल किया गया है। तिमोर लिस्ट जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, याद रखेंगे, दिल्ली नहीं, दिल्ली। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ट। अब 12 नंबर के सवाल को देखे हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो यह 81वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 81वां संविधान संशोधन 2001, इसमें 2001 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह तय किया गया था कि 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा संसद के सीटों में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वर्ष 2001 तक संसद के कोई सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वहीं 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, उसके तहत यह कहा गया कि 2026 तक विधानसभा और लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सॉरी, माफ़ करेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी कहा गया कि विधानसभा और लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन 2001 तक नहीं किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर के, संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 5 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख भाग 5 में है। अब आगे देखते हैं, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह निर्माण पोर्टल का शुभारंभ कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। निर्माण पोर्टल कोयला मंत्रालय, निर्माण पोर्टल कोयला मंत्रालय। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखड़ा का संबंध शूटिंग से है। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखड़ा का संबंध शूटिंग से है। अगला है, 16 महाजनपदों में से ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित था? तो यह अस्मक हो जाएगा, अस्मक। इसकी राजधानी पोतली या पोटन है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, 600 ईस्वी पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसकी जानकारी, 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। वहीं भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वर्तमान में 28 भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही 600 ईस्वी पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करता था। आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 में है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था तथा विश्व युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसे ही सेरोजोवा हत्याकांड कहते हैं। सेरोजोवा नामक जगह में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इसे ही सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यही तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। इसकी समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि के तहत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि के तहत हुआ था। आइए आगे देखते हैं, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो यह विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब अगला देखते हैं 19 नंबर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो यह ओभा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका ओभा। 22 में, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? तो एलपीजी का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। फिर से एक बार,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यह जो है 1990 के दशक में आया था। यह वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। एलपीजी मॉडल यह 1991 में लागू किया गया था। एलपीजी मॉडल को 1991 में लागू किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी मॉडल लाया गया था। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब आगे देखते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर के सवाल को देखते हैं। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह पट्टचित्र उड़ीसा राज्य से है। पट्टचित्र उड़ीसा राज्य से है। मानव विकास सूचकांक में प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करने के 3 आधार होते हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करने के 3 आधार होते हैं। देख लेते हैं। पहला हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। पहला आधार जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। यह 3 आधार होते हैं। मानव विकास सूचकांक जारी करने के 3 आधार होते हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। अब आगे देखेंगे। लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो यह रूसी क्रांति से है। लाल सेना चेका सेना का संबंध रूसी क्रांति से है। यह वर्ष 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। आगे देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में है केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो यह सरकारिया आयोग के द्वारा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में और यह अपनी रिपोर्ट 1987 में दिया। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में दिया और सरकारिया आयोग ने अपना फाइनल रिपोर्ट 1988 ईस्वी में दिया। इसके सदस्य सबसे अहम 3 सदस्य थे, आर.एस. सरकारिया, एस.आर. सेन और वी. सुब्रमण्यम। इसके अलावा भी अन्य सदस्य थे सरकारिया आयोग में। याद रखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। यह केंद्र राज्य संबंध सुधार से संबंधित है। केंद्र राज्य को सुधारने से संबंधित है। अब आगे देखते हैं 25 नंबर। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों का मनोनयन आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है 27 नंबर के सवाल में। 27 नंबर के सवाल को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता। तो न्यूनतम महिला साक्षरता में हो जाएगा एफ यानी फीमेल, राजस्थान। मेल बिहार में, फीमेल सबसे निम्न साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान और बिहार सबसे निम्न साक्षरता दर वाला पुरुष में महिला में सबसे निम्न साक्षरता राजस्थान का होगा और पुरुष में सबसे निम्न साक्षरता बिहार का हो जाएगा। तो क्रमशः राजस्थान और बिहार। एम मेल, एफ फीमेल। डिनोट करने के लिए मैंने ये लिख दिया है। आइए आगे देखते हैं 28 नंबर में। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें संसद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन के, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण के आरोप में ही लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है और महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे देखेंगे 29 में। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एल.एन. सिंघवी समिति के सिफारिश पर
पीवी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लागू किया था। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को मान्यता मिली और इसे लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया। इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज के दिवस में के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा याद रखेंगे एल एम सिंघवी समिति के द्वारा दिया गया। संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी समिति। अगला है 30 नंबर में, रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को, याद रखेंगे सिल्क सिटी भागलपुर। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर। विशिष्टाद्वैतवाद मत के महान दार्शनिक द्वारा दिया गया, तो यह रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के महान दार्शनिक रामानुजाचार्य, याद रखेंगे विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। अब आगे है युविका। इस युवा विकास कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होता है युवा वैज्ञानिक। युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा चलाया गया? तो यह इसरो के द्वारा। इसे युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भी कहते हैं, युविका। यह इसरो के द्वारा चलाया गया है। अगला है पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर हुआ? तो पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में हुआ और यह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इसके बारे में और थोड़े से देख लेंगे। यह पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। ब्लैक होल की घटना ही पलासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी। आगे देखते हैं 34 नंबर के, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात 352 लागू होता है। 352 लागू होने से के तुरंत बाद स्वतः ही 358 को लागू कर दिया जाता है। स्वतः ही यह 358 लागू हो जाता है। 358 के लागू होने से ही अनुच्छेद 19 के 6 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे 358 के तहत ही अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय आपात 352 के बाद लागू होता है, स्वतः ही लागू होता है। 35 नंबर में, जर्मन सिल्वर किन धातु के योग से मिलता है? तो जर्मन सिल्वर Cu + Zn + Ni से मिलता है, यानी कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल से जर्मन सिल्वर प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तो यह तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। आगे देखते हैं 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे अब देखते हैं 38 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने के बाद वेंसीटाट ने, याद रखेंगे बंगाल का नवाब बनाए जाने के बाद वेंसीटाट ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी है इसे? तो यह मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो इस घटना को अंग्रेज वेंसीटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। अब आगे देखते हैं 39 नंबर में, 39 में है, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो यह विक्टर जाकमा ने। जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने जीवन पर्यंत प्रत्येक युद्ध में विजय हासिल की, उसी तरह महाराजा रणजीत सिंह अपने सभी युद्धों में विजय घोषित हुए। इसी वजह से विक्टर जाकमा ने रणजीत सिंह को नेपोलियन की उपाधि दी। विदेशी यात्री महान रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया। अब आगे देखते हैं, भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो यह टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। अब आगे देखते हैं 41 नंबर में, 41 नंबर का देखेंगे,
41 में आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो यह हैदर अली हो जाएगा। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। अब यह फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने डिंडीगुल मैसूर में शस्त्रागार की स्थापना किया था, फ्रांसीसियों की मदद से, याद रखेंगे। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? तो यह सिराजुद्दौला के समय हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। अब आगे देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो यह 1790-92 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1790 से 92 और यह श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। आइए देख लेते हैं, अंग्रेज और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, यह मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, यह श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान शहीद हुए। तो याद रखेंगे 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, चट्टानों के विकास को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं चट्टान के विकास को। इसमें पहले हो जाएगा प्राथमिक और मूल चट्टान, आर्कियन चट्टान को कहा जाता है। प्राथमिक और मूल चट्टान आर्कियन चट्टान को। आर्कियन चट्टान के अपर्दन के बाद धारवाड़ के अपर्दन के बाद कुडप्पा के अपर्दन के बाद विंध्यन चट्टान का निर्माण होते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए ADKV, ए आर्कियन, डी धारवाड़, के कुडप्पा, वी विंध्यन। ए आर्कियन, डी धारवाड़, के कुडप्पा, वी विंध्यन, ADEV। तो आइए मिलान करते हैं। पहले हो जाएगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। 3 4 1 2, राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। एक बार फिर से, ADKV आर्कियन चट्टान के अपर्दन के बाद धारवाड़ के अपर्दन के बाद कुडप्पा के अपर्दन के बाद विंध्यन क्रम की चट्टाने का निर्माण होता है। शॉर्ट ट्रिक के तहत इसे याद रखेंगे, ADKV। आइए 45 नंबर के सवाल को देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो यह क्रिटिशियन युग में हुआ, याद रखेंगे। बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण क्रिटिशियन युग में हुआ। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब आगे देखते हैं 47 नंबर में, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहा जाता है? तो यह टेथिस सागर कहा जाता है। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच के जलराशि को टेथिस सागर, आज जो हिमालय पर्वत है वही पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर में बल पड़ जाने की वजह से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं 48 नंबर में। 48 में कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है। यह द्वितीय श्रेणी की चट्टान है। आर्कियन के बाद धारवाड़ का निर्माण होता है, आर्कियन के अपर्दन के बाद धारवाड़, और इसी में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जिस भी क्षेत्र में पाए जाएंगे वहाँ खनिजों की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होंगे। अब आगे देखते हैं 49 नंबर में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। 50 नंबर के सवाल को देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होते हैं? तो यह आर्कियन क्रम के चट्टान जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टान जिसे आग्नेय चट्टान, यह प्राथमिक चट्टान होता है। आर्कियन चट्टान प्राथमिक चट्टान होता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा को ठंडा होने के बाद जो चट्टान निर्माण होता है वह आर्कियन क्रम की चट्टान होती है। आर्कियन चट्टान यह प्राथमिक चट्टान है। आगे 51 नंबर का याद रखेंगे,
51 नंबर में देखते हैं, भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो यह आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान है और सबसे नवीनतम गोंडवाना लैंड की चट्टान सबसे नवीनतम है। आइए आगे देखते हैं 52 नंबर में देखते हैं, भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय सेल समूह किस नाम से जाना गया है? कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय सेल, तो यह गोंडवाना क्रम हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ कोयला की उपलब्धता सर्वाधिक होंगी। अब आगे देखते हैं 53 नंबर में। आइए 53 नंबर में देखते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम, तो इसमें ये मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ। ए अफगानिस्तान, बी एच भूटान, एम म्यांमार, एन नेपाल, पी पाकिस्तान, सी एच चाइना, बी बांग्लादेश। इसमें देख लेंगे क्रम पूछा जा रहा है आरोही क्रम में। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो यही क्रम हो जाएगा। याद रखने के लिए ए फॉर अफगानिस्तान, बी एच भूटान, एम म्यांमार, एन नेपाल, पी पाकिस्तान, सी एच चाइना, बी बांग्लादेश, याद रखेंगे। अब आगे है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम। तो संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, याद रखेंगे। 55 नंबर के सवाल पे आते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था? तो इसमें कुल संख्या, पहले इसमें कुल संख्या देख लेंगे। कुल संख्या 145 हुआ करती थी, जिसमें से 101 निर्वाचित और 44 मनोनीत होते थे। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो यह 101 हो जाएगा। कुल 101 सीटों पर निर्वाचन किया जाता था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। टोटल सदस्यों की संख्या 145, याद रखेंगे 145। टोटल सदस्यों की संख्या 145 थी और निर्वाचित 101 और मनोनीत 44। आगे देखते हैं 56 नंबर में, अधोलिखित घटना का सही कालानुक्रम। अगस्त घोषणा यह अगस्त 1917 में, अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला है मैकडोनाल्ड अवार्ड यह 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932 को यह रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार था। मैकडोनाल्ड अवार्ड यह 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार था। अगला है अगस्त प्रस्ताव आया था अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में यह लिन लिथगो के द्वारा लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के द्वारा। अगला है वेबल योजना वर्ष 1945 में लॉर्ड वेबल के द्वारा लाया गया था। इसके बाद अगला देखते हैं 57 नंबर में, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को पारित किया गया, 1 अप्रैल 1935 को। 58 नंबर में देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? यह 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे देखते हैं 59, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा यानी वर्तमान का संसद और राज्य परिषद यानी राज्यसभा। केंद्रीय विधानसभा यानी वर्तमान का लोकसभा, राज्य परिषद यानी वर्तमान में राज्यसभा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल था केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। आगे देखते हैं
60 नंबर में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम, और वहीं राज्य में द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य में द्वैध शासन। अब आगे देखते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो यह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी में महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहली बार किया गया था। अब आगे देखते हैं 62 नंबर में, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, इसे छोटा कर देते हैं, किस अधिनियम के द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो यह 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। अब अगला देखते हैं 63 नंबर में, 63 नंबर में देखते हैं, किस अधिनियम ने 63 नंबर में देखते हैं, किस अधिनियम ने पहली बार बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया? तो यह 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अगला देखते हैं 64 में, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया? तो यह 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1909 के अधिनियम में ही पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार लाया गया था। यह मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 के अधिनियम को जाना जाता है, और मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। एक बार फिर से, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। और 1909 के अधिनियम के तहत ही मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया था। अब आगे देखते हैं 65 नंबर में, 65 में देखते हैं, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्न में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? यह प्रांतों में उत्तरदायी सरकार 1919 के अधिनियम के तहत था। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार 1919 के अधिनियम के तहत था। अब आगे देखते हैं 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने पारित करवाया था, तो वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने प्रांतों में द्वैध शासन धारणा को पारित किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से ही 1919 के अधिनियम को जाना जाता है। 1919 के अधिनियम को चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं 67 नंबर में, आइए 67 नंबर में देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो यह रोलेक्ट एक्ट के तहत, इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 में लाया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना दोष सिद्धि के ही न्यायालय के दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। इसी के विरोध में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला घटना हुआ था। आगे देखते हैं 68 नंबर में, भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो यह सर जॉन साइमन ने की थी। सर जॉन साइमन ने, याद रखेंगे, यह 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन कमीशन, यह 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के अधिनियम के तहत। अब आगे देखते हैं 70 नंबर में, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो यह 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना
का प्रावधान किया गया था और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था, जो वर्तमान में आज के समय में सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। 1937 में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी उसे ही आज सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब आगे देखते हैं 71 नंबर में, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ होगा माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना जिस नाम से जाना जाता है उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। अब अगला है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियल स्टेट किस तारीख को मिला? तो यह 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 1947 भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियल स्टेट जो है 15 अगस्त 1947 को मिला। भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला। आगे देखते हैं, यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर साइट, तो यह काजीरंगा हो जाएगा। कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट कंचनजंगा है। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अब आगे देखते हैं, यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया है? तो यह आगरा का ताजमहल हो जाएगा। उस समय 1983 में आगरा का ताजमहल और अजंता की गुफा को भी शामिल किया गया था। याद रखेंगे, आगरा का ताजमहल और अजंता की गुफा 1983 में यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइटें हैं? तो यह 43 साइट है। यूनेस्को में भारत की कुल 43 साइट है। अब आगे देखते हैं, सीरियल से 39, 40, 41, 42 और 43 में विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से शामिल है? तो विश्व धरोहर सूची में 39वीं धरोहर में रमप्पा मंदिर तेलंगाना। 39वीं विश्व धरोहर सूची में रमप्पा मंदिर तेलंगाना। 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल है भारत के धौलावीरा गुजरात में है। 41वीं विश्व धरोहर की सूची में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 42वीं इंटेंजिबल साइट होयसल जो कि कर्नाटक में है। 42वीं इंटेंजिबल साइट होयसल कर्नाटक में है। 43वीं विश्व धरोहर यानी 43वीं इंटेंजिबल साइट मोइदम जो कि असम में है। यह अहोम राजवंश का शासन को दर्शाता है। मोइदम अहोम राजवंश के शासन को दर्शाता है। असम में पहले अहोम राजवंश का शासन था। तो इसके साथ ही आज का 75वां अंतिम सवाल भी पूरा करवा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। मैं डेली बेस पे इसे लेके आऊँगा। ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा होमवर्क सीरीज, और मेरे चैनल पे ज्ञान बिंदु का क्लास नोट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और बायो का फ़िलहाल जो है अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।